नमस्कार दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी 2023 के महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं साझेदारी कंपनी और एचयूएफ में अंतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से परीक्षा में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। साझेदारी कंपनी और एचयूएफ तीनों को मिलाकर एक ही साथ हम देखने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और तीन टॉपिक को मिलाकर एक टॉपिक बना है साझेदारी कंपनी और एचयूएफ में अंतर। आज हम देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं साझेदारी कंपनी और एचयूएफ में अंतर। तो फर्स्ट पॉइंट निकल के सामने आता है। पहला पॉइंट है संचालित विधि का आधार। तो संचालित विधि का आधार क्या है? साझेदारी अधिनियम एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी एक्ट 1932 के अंतर्गत साझेदारी के संचालन का प्रावधान है। और कंपनीज एक्ट कौन सा है? तो कंपनीज एक्ट हैं कंपनीज अधिनियम 2013। और एचयूएफ एक्ट कौन सा है? हिंदू विधि 1956। ठीक है। निर्माण किसके आधार पर हुआ है? तो निर्माण होता है, साझेदारों का निर्माण होता है कंपनी के समझौते के आधार पर। तो साझेदारों के जो साझेदार होते हैं वो आपसी समझौते के द्वारा ही साझेदारी का निर्माण करते हैं। और कंपनी का निर्माण किस प्रकार होता है? तो कंपनी का अगर कोई फर्म का संचालन या फर्म का पंजीयन करवा दिया जाए तो वो कंपनी हो जाती हैं। तो कंपनी का जब तक पंजीयन नहीं होगा तब तक उसका निर्माण भी नहीं माना जाता है। तो कंपनी निर्माण के साथ ही कंपनी का पंजीयन होने के साथ ही कंपनी कहलाने लग जाती हैं। और एचयूएफ में निर्माण का आधार क्या है? प्रविधि या स्टेटस। ठीक है। अब सदस्यों की संख्या देखते हैं कि सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो कंपनी में भारतीय साझेदारी अधिनियम में सदस्यों की संख्या जो होती है मिनिमम होती है 2 और अधिकतम होती है 10। बैंकिंग अधिनियम होगा या बैंकिंग कोई फर्म होगी तो उसमें सदस्यों की संख्या 10 होती है। नॉन बैंकिंग में सदस्यों की लिमिट होती है न्यूनतम अधिकतम 20। तो साझेदारी अधिनियम में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 होती है और अधिकतम सदस्यों की संख्या 20 हो सकती है। बैंकिंग अधिनियम में बैंकिंग फर्म है कोई तो उसमें 10 होती है। ठीक है। और कंपनी के बारे में देखते हैं तो कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है 2। निजी कंपनी में 50 होती है अधिकतम और सार्वजनिक में 200 होती है। ठीक है। सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम सदस्यों की संख्या होती है 7। ठीक है। और ये सभी सदस्यों की संख्या अंशों के आधार पर होती है। एचयूएफ में जो होता है मिनिमम सदस्यों की संख्या की बात करें तो सदस्यों की संख्या एक स्त्री और एक पुरुष, यानी कि मैक्सिमम नो लिमिट है लेकिन न्यूनतम होने की एक स्त्री और एक पुरुष होना अति आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पंजीयन के बारे में। पंजीयन का आधार क्या होता है? तो पंजीयन का आधार देखते हैं। यह पंजीयन साझेदारी को पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है। साझेदारी को पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है जबकि कंपनी को पंजीयन करवाना अनिवार्य होता है। एचयूएफ को भी पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक पॉइंट एक अलग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंजीयन साझेदारी का पंजीयन करवाना आवश्यक है अनावश्यक है। ठीक है। तो साझेदारी का पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है। जबकि कंपनी का पंजीयन करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है। एचयूएफ का भी अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। ठीक है। अब दायित्व की बात करें तो दायित्व होता है सामान्यतः दायित्व जो साझेदारी होती है उसका दायित्व होता है असीमित दायित्व वाला होता है। ठीक है। जबकि कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और एचयूएफ के सदस्यों का जो होता है कर्ता का दायित्व असीमित होता है लेकिन सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला पॉइंट प्रबंध संचालन। ठीक है। प्रबंध संचालन के बारे में बात करते हैं कि प्रबंध संचालन
सभी साझेदार मिलकर उस फर्म का संचालन कर सकते हैं। तो फर्म में सभी साझेदार मिलकर फर्म का संचालन करते हैं या उनमें से कोई एक व्यक्ति उस फर्म का संचालन उनके प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर जो कंपनी का संचालन करेगा वो डायरेक्टर करेगा, एक निर्देशक मंडल करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो परिवार का कर्ता होता है वो एचयूएफ का संचालन करता है। अवयस्क की स्थिति में अवयस्क साझेदार नहीं बन सकता है लेकिन लाभ ग्रहीता बन सकता है। अवयस्क साझेदार नहीं बन सकता है लेकिन लाभ ग्रहीता बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी कंपनी का जो अवयस्क होता है कंपनी का सदस्य नहीं हो सकता है, किंतु उसे पूर्ण प्रदत्त लाभों का स्वामी माना जाता है। ठीक है, तो अगर कोई लाभों में उसका हिस्सा है, ठीक है, तो उसका हिस्सेदार माना जा सकता है लेकिन वो सदस्य कंपनी का सदस्य नहीं होता है। एचयूएफ की स्थिति में एक बालक जन्म से ही एचयूएफ का सदस्य होता है। ठीक है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो एचयूएफ का सदस्य बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट है सतत उत्तराधिकारी आधार। एक साझेदार के मर जाने से सामान्यतः साझेदारी का विघटन हो जाता है। अगर कोई फर्म चल रही है, उसके 5 साझेदार हैं और एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो जो साझेदारी फर्म होता है उसका विघटन माना जाता है। ठीक है, लेकिन कंपनी के केस में अगर कोई साझेदार के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका अस्तित्व सदैव बना रहता है, तो सदस्य के जीने का और मरने का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर कर्ता के एचयूएफ में कर्ता के मर जाने पर परिवार का विघटन संभव है लेकिन सदस्य के मर जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि लाभ का बंटवारे का आधार। लाभ का बंटवारे का आधार। अब लाभ का बंटवारे का आधार देखो, साझेदारी में लाभों का बंटवारा अनिवार्य है। एक साझेदारी किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को आपसी सहमति से किसी ठहराव के तहत करते हैं और उससे होने वाले लाभों को बांटते हैं, उसे ही साझेदारी कहेंगे। तो यहाँ पर लाभों का बंटवारा अनिवार्य है, जबकि कंपनी में जब तक लाभांश घोषित न किया जाए तब तक लाभों का बंटवारा आवश्यक नहीं है। जब तक लाभांश घोषित न किया जाए, डिविडेंड घोषित नहीं हो जाता, तब तक लाभों का बंटवारा अनिवार्य नहीं है। और यहाँ पर लाभों का एचयूएफ में लाभों का बंटवारा कर्ता के विकल्प पर होता है। कर्ता चाहे तो लाभों का बंटवारा कर देता है, कर्ता न चाहे तो लाभों का बंटवारा नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, एजेंसी के संबंध के आधार पर साझेदारी के बीच में एजेंसी का संबंध पाया जाता है। साझेदारी के बीच में एजेंसी का संबंध पाया जाता है और कंपनी के सदस्यों के बीच में एजेंसी का संबंध नहीं पाया जाता है। एचयूएफ के केस में भी सदस्यों के बीच में एजेंसी का संबंध नहीं पाया जाता है। तो हमने देखा आज कंपनी, साझेदारी और एचयूएफ में अंतर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जाहिर है आपको समझ में आया होगा यहाँ पर, और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी डायरी में और यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे और परीक्षा में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।